तो अब की बार किसका बंगाल, न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बंगाल में आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है और चौथे चरण की वोटिंग में दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और न्यूज 24 के तमाम संवाददाता हर पोलिंग स्टेशन से आपको अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले आधा घंटा बीत गया है। देखिए कौन बनेगा बाजीगर। टॉलीगंज बड़ा चेहरा बाबुल सुप्रियो को यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। सांसद जिनको उतारा अरूप विश्वास मंत्री हैं, वो सीधा सीधा फाइट में है। देवदूत घोष जो हैं वो इधर कांग्रेस की तरफ से। चुनचुरा की बात करें, असित मजुमदार, दिनहाटा में उदयन गुहा और निशित प्रमाणिक, फिर बीजेपी के एक और सांसद चेहरा। बेहाला पूर्व से रत्ना चैटर्जी वर्सेस पायल सरकार, बीजेपी में समिता एक और फाइट देती नजर आ रही हैं और तीनों महिलाओं के बीच यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और आगे बेहला पश्चिम की पार्थ चैटर्जी, श्रावंती चैटर्जी और निहार भक्त, आप देख रहे हैं कि दिग्गज है जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। और ये चंडी तलाई, यहां पर टीएमसी बीजेपी सीपीआई वर्सेस ये बड़ी लड़ाई होने जा रही है। लेकिन बाली में आप देख रहे हैं एक बार फिर से आशा, यहां पर भी महिला उम्मीदवार आपस में एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो नजर है वो टॉलीगंज पे है और टॉलीगंज में न्यूज 24 संवाददाता भी मौजूद हैं। वरुण सिन्हा वहां का पूरा समीकरण हमें समझा रहे हैं। ये दिग्गज आपने देखे कि कौन बनेगा बाजीगर, ये देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि इनकी किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी है। आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। 5 जिलों की 44 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। चौथे चरण में 373 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब तक बंगाल में आधे घंटे की वोटिंग का वक्त बीत चुका है। कूच बिहार में टीएमसी बीजेपी में हिंसक झड़प की खबर है। इस बीच ये खबर सामने आई है और बंगाल में चौथे चरण में शुरुआत में आप देख रहे हैं कि हिंसक झड़प की खबर सामने निकलकर आई है। लेकिन पोलिंग स्टेशन पर आपने देखा कि जो मतदाता हैं उनमें गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। चाहे महिला मतदाताओं की बात करें या पुरुष मतदाताओं की बात करें तो सुबह से ही, सुबह 5 बजे से हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस बीच वोटिंग के बीच में बंगाल के कूच बिहार से हिंसा की खबर सामने आ रही है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में यहां पर भिड़ गए। देखिए कूच बिहार के सीतल कूची की घटना, बूथ नंबर 265, यहां से जानकारी सामने आ रही है। वोटिंग के बीच में ये उपद्रव की तस्वीर सामने आई है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता और किस प्रकार चोटिल हुए हैं उसकी भी तस्वीरें। और फिर वही कारण जो रहा वो ये बताया जा रहा है कि मतदान को लेकर के आपस में झड़प हो गई। वोटिंग के बीच ये इस वक्त की सियासी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता जो यहां पर पहुंचे हुए थे उनके आपस में भिड़ने की। तो कूच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही आप देख रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब की बार किसका होगा बंगाल, लगातार नजर बनी हुई है। और वरुण सिन्हा आपके पास आते हुए, देखिए आप टॉलीगंज में मौजूद हैं और यहां पर दिग्गज अरूप विश्वास टीएमसी, बाबुल सुप्रियो बीजेपी और देवदूत घोष सीपीआई। टफ फाइट है, कड़ा मुकाबला है और आप इससे समझ सकते हैं कि बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारना कि जीत कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है इस बार। मैं इसका समीकरण आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सीट। देखिए मुझे लगता है कि जो यहां पर समीकरण बने हुए हैं उसमें अरूप विश्वास की स्थिति ऐसी है कि 2001 से टीएमसी का गढ़ रहा है। 2006 से लगातार यहाँ पर वो विधायक रहे हैं और 3 बार वो जीत चुके हैं। तो आप समझिए कि कितनी ज़्यादा टीएमसी का इस सीट पर प्रभुत्व रहा है। दूसरी बात है कि बाबुल सुप्रियो बड़ा नाम है और टॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी, और ऐसे में कोशिश लगातार बीजेपी ने करी है क्योंकि एक यहाँ पर जो मेन फैक्टर निकल के आता है वो ये कि यहाँ पर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हावी रहती है। अरूप विश्वास के जो भाई हैं स्वरूप विश्वास, वो जो टेक्नीशियंस इनकी फेडरेशन है उसके अध्यक्ष भी हैं, जो इनकी संख्या करीब हज़ारों में है। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहता है जो कहीं ना कहीं अरूप विश्वास को सपोर्ट करता है, पहली बात। हालांकि उसको लेकर लगातार बीजेपी ने फेडरेशन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करी कि फेडरेशन में भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, उसमें अरूप और स्वरूप विश्वास दोनों इन्वॉल्व हैं। ये तमाम चीज़ें रही फैक्टर के तौर पर। लेकिन हाँ, जहाँ तक टॉलीवुड को इस पूरे इलेक्शन से जोड़ने की प्रक्रिया में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो, दोनों कामयाबी ही होती नजर आई। और एक और बात जो मुझे लगती है इम्पोर्टेंट वो ये यहाँ पर कि बाबुल सुप्रियो का यहाँ पर चुनाव लड़ना ये समझाता है कि किस तरीके से बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अपने सांसद को उतार के आप विधानसभा चुनाव में उतारते हैं और वहाँ पर पूरा माहौल बनाते हैं। अमित शाह भी यहाँ पर रैली करने आए, मिथुन चक्रवर्ती भी रैली करने आए, पूरा एक माहौल बनाया। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं समझाते हैं कि आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करना, टॉलीवुड फैक्टर को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और तमाम टॉलीवुड के जो ऐसे
एक्टर्स हैं जो बीजेपी में हाल फिलहाल में शामिल हुए, उनको यहाँ जमीन पर उतार देना ये समझा रहा है कि ये पूरी लड़ाई जो है वो अपने आप में जो है वो अलग होती नजर आ रही है और मजेदार भी और दिलचस्प भी होती नजर आ रही है। जी, हावड़ा में मनोज पांडे, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। और जब हम इन महत्वपूर्ण नामों की चर्चा कर रहे हैं तो दो खास चेहरे यहाँ पर इस बार राजनीतिक पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवपुर से मनोज तिवारी क्रिकेटर, उनको मैदान में ममता बनर्जी ने उतारा है। एक दूसरा महत्वपूर्ण चेहरा हावड़ा में ही जो नजर आता है, डोमजुड़ से राजीव बनर्जी, पूर्व वन मंत्री का। दोनों पर ही मनोज आपकी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि एक तो राजनीतिक पिच पर खेलना और हालांकि कितना मजबूत खुद को तब से कर पाए हैं, एक पहला सवाल शिवपुर से मनोज तिवारी को लेकर। दूसरा ये डोमजुड़ में जब वन मंत्री राजीव बनर्जी बीजेपी में शामिल हुए, बहुत छोटा धड़ा कार्यकर्ताओं का उनके साथ गया, ऐसे में जबरदस्त विरोध का सामना भी करना उनको पड़ा था और शायद ये नुकसान भी कर जाए। लेकिन इस वक्त स्थिति कितना उनके पाले में नजर आती है? जी देखिए, आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं टीएमसी पार्टी की तरफ से जब बगावत शुरू हुई थी, शुभेंदु अधिकारी ने तो बगावत शुरू किया था और लगातार देखें उसके बाद राजीव बनर्जी यहाँ जो डोमजुड़ से है, कहीं न कहीं जनप्रिय नेता है। आपको बता दें कि टीएमसी में थे और इन्होंने 2016 का चुनाव हुआ था, करीब 1 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ से विजयी हुए थे। और दूसरी तरफ देखें यहाँ पे जो बाली विधानसभा है, यहाँ पे वैशाली डालमिया जो कि जगमोहन डालमिया जो थे, उनकी बेटी है, कहीं ना कहीं एक पॉपुलर चेहरा है। उन्होंने टीएमसी के सिंबल पे लड़ा था और उन्होंने बीजेपी में आके ज्वाइन की है। तीसरा यहाँ का बता दें कि हावड़ा का जो शिवपुर है, क्रिकेटर मनोज तिवारी जो है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने टीएमसी पार्टी पे ज्वाइन करके और कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ हावड़ा से टिकट दिया है। उनके जो अगेंस्ट में बीजेपी पार्टी की तरफ से हावड़ा के जो यहाँ पे मेयर थे रतीन जो चक्रवर्ती थे, उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको बता दें कि हावड़ा एक ऐसा जगह है, यहाँ पे करीब 16 सीटें हैं। 16 सीटों में किस तरह का समीकरण है और आज 9 सीटों पे यहाँ पे मतदान हो रहा है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से पूरी यहाँ पे की कोशिश है और वही बीजेपी पार्टी में तमाम जो टीएमसी के नेता बीजेपी में आए हैं, बीजेपी भी यहाँ पे बढ़त बनाने की तरह से पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, चेहरों की लड़ाई या जी फिर देखिए, मुद्दों की हमारे लड़ाई? साथ में यहाँ पे काफी लंबी कतारें हैं और देखिए महिलाएं कुछ वोट देके अंदर से वोटिंग करके आई है। क्या लग रहा है कि इस बार जो कहीं ना कहीं चेहरा है उसकी लड़ाई है या कोई यहाँ हावड़ा में मुद्दा भी है, क्या कहेंगे? আপনি একটু বাংলায় বলুন। কি লাগছে এবারে আপনাকে, মানে এখানে কোনো ফেসের উপরে ভোটিং হচ্ছে না কোনো মুদ্দা আছে আপনাদের? না না, ফেসের ওপরে না, কাজ যে করছে তার উপরেই দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, কাজের উপরেই সবাইকে ভোট দেওয়া হচ্ছে। देखिए, कह रहे हैं कि चेहरा बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन काम। आप क्या कहेंगे दीदी कि क्या है ये मुद्दा? चेहरे पे वोटिंग हो रही है या कोई मुद्दा है हावड़ा में? नहीं नहीं, चेहरा पे नहीं हो रहा है, जो काम करेगा उनको ही वोट मिलेगा, उनके वोट साफ है। हाँ, देखिए, यहाँ पे कह रहे चेहरे पे नहीं है, जो मुद्दा पे है यहाँ पे। क्या कहेंगे? आप युवा हैं और आप पहली बार आपकी वोटिंग हो रही है क्या? नहीं नहीं, मेरी ये दूसरी बार विधानसभा वोट है। दूसरी बार है। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, क्या मुद्दा है या चेहरे पे? क्योंकि कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहाँ के जिस तरह से देखे कि राजीव बनर्जी है, तो क्या लगता है कि मुद्दे पे हो रहा है या चेहरा भी कोई है? दोनों पे हो रहा है मेरे लिए, मुद्दे पे भी हो रहा है, चेहरा पे, क्योंकि चेहरा तो इम्पोर्टेंट है ना। मैं जिसे वोट दूंगी, मेरा जो एमएलए होगा मेरे एरिया में, तो चेहरा तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कौन होगा मुझे जरा तो पहचानने में होना चाहिए ना। तो मेरे लिए चेहरा और मुद्दा दोनों इम्पोर्टेंट है। वो चेहरा भी इम्पोर्टेंट है जो काम करेगा। अच्छा, चलिए, आपने जब मुद्दे की बात की तो मुद्दा क्या है यहाँ का हावड़ा का, क्योंकि आप युवा हैं, तो क्या मुद्दा ही है? देखिए, पहला तो ये है कि यहाँ पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो क्लियर होना चाहिए। फिर जितने भी स्कूल्स है, मैंने देखा, क्योंकि मेरा खुद का स्कूल है, मैं बचपन से यहाँ पे पढ़ी हूँ, तो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और वैसे रास्ते थोड़ा खराब है, मेन जो रोड्स है वो होना चाहिए जल्दी से क्लियर। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ सही में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीने की पानी की दिक्कत है लोगों की, रास्ते का प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं स्कूल जो शिक्षा का है उसका स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। हमारे साथ में देखिए बुजुर्ग व्यक्ति, हम इन्हीं से जानते हैं। जैसे आपने बहुत कई बार यहाँ पे मत का प्रयोग किया है, क्या लगता है इस बार चेहरा है या कोई मुद्दा है बंगाल में यहाँ पे जो हावड़ा के लिए? रोड वगैरह नहीं बन रहा है, रोड एकदम खराब है पूरा, और जो बन रहा था वोट के टाइम में बन रहा। 5 साल तक किसी को याद नहीं आया, जब वोट लेना है तो रोड बनाना नहीं याद आ रहा। इसी मार्केट पर जाके देखिए कितना गड्ढा है, कभी ऑटो कब पलट जाएगा कोई। बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए, सड़क, पानी, स्वास्थ्य। अगर ये नहीं तो फिर कैसा विकास, कैसा डेवलपमेंट वहां पर हुआ है? मैं लौटूंगी आपके पास और राजीव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, कई जगह पे मुद्दा भी पता चला होगा, लेकिन इस बार
अभी इस वक्त वहां पर फैक्टर कौन सा है जो जीत और हार तय करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल की राजनीति में पैठ बनाने की सबसे बड़ी वजह यही रही कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अगर आप देखें तो ममता बनर्जी के सरकार में आने के बाद 2014 का चुनाव देखें और 19 का चुनाव देखें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपनी गोलबंदी करके और जिस तरह से मुद्दों को पकड़ा उसने, खास करके जंगल महल के, और मैं एक बात और है कि पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो बांग्लादेश से सटी सीमा हो, चाहे झारखंड से सटी सीमा हो, चाहे उड़ीसा से सटी सीमा हो, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और उसका रिजल्ट भी उसे मिला है। और ठीक इसी तरह अगर आप देखें तो बहुत कुछ पोलराइज करने में, मैं चुनाव के दिन है लेकिन तब भी मैं ये मानता हूं कि बहुत कुछ पोलराइजेशन में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली और उस इमोशंस को लोगों के बाहर ले आने में, और उसी पर आपको पता ही कि पूरे इलेक्शन के दौरान उसका नारा क्या है और किन चीज़ों पर, जय श्री राम, वंदे मातरम और भी तमाम चीज़ें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब भी यहाँ आते हैं, जिन चीज़ों पर वो बात करते हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन उसी दिशा में जाए जो उनकी रणनीति है। बहरहाल अब मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, आशा और विपनेश आपको दिखाता हूँ, ये पोलिंग बूथ अब 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये पूरा खचाखच भर गया। महिलाओं की 3 लाइन लगी हुई है, पुरुषों की 1 लाइन लगी हुई है और बहुत सारे लोग इस स्कूल के, ये प्राइमरी स्कूल है, स्कूल के बाहर सड़क पे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज भी मतदान पहले 3 चरणों से कम तो नहीं हो सकता है, ज़्यादा ही हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इस इलेक्शन का, जैसा इलेक्शन इस बार हो रहा है ऐसा तो पहले हुआ नहीं। नहीं, पहले बार नहीं, बहुत कंटेस्ट हो रहा है इस बार। हाँ? बहुत कंटेस्ट हो रहा है। तो इसको आप किस तरीके का इलेक्शन देख रहे हैं और किन मुद्दों का इलेक्शन देख रहे हैं? आदमी का काम पाम मिलना चाहिए, रास्ता घाट अच्छा होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, ये सब चीज़ अच्छा होगा तो ये सब होना चाहिए। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो मुद्दे दुनिया भर के इलेक्शन के होते नहीं, हैं। इस बार का पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बाकी बार से अलग कैसा लग रहा है और क्यों लग रहा है? और तृणमूल से सब छोड़ के बीजेपी भी आया, बहुत कंटेस्ट हो रहा है, पुराना नेता जो है, इसलिए ये हो रहा है। इस सीट के दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स का नाम आप जानते हैं? हाँ, एक है बेचाराम मन्ना, एक है रविनाथ भट्टाचार्य। तो जो मन्ना जी है वो तो पहली बार इस सीट से लड़ रहे हैं, पहले दूसरी सीट पे, हरिपाल से पहले लड़ा था। और ये भट्टाचार्य यहाँ से लड़ा था, 4 बार MLA था। टीएमसी के? हाँ, टीएमसी के। वो छोड़ करके चले आए तो दूसरी सीट से टीएमसी ने यहाँ लड़ाया कैंडिडेट। तो आप लोगों के लिए मतलब एक ही पार्टी के रहे दोनों कैंडिडेट्स आमने सामने लड़ते हैं तो उसको बड़ा मुश्किल नहीं होता? बड़ा मुश्किल होता चुनने के लिए, बहुत मुश्किल होता, ये दोनों ही अच्छे आदमी हैं। तो एक बात और बताइए, कैंडिडेट के नाम या चेहरे पे चुनाव हो रहा है या नहीं, काम जो अच्छा करेगा उसको ही वोट देगा। नहीं, कैंडिडेट के नाम पे हो रहा है? नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट देगा ना आदमी। मैं ये कह रहा हूँ, कैंडिडेट आप चुन रहे हो, MLA चुन रहे हो या CM को सोच रहे हो? CM को सोच रहा हूँ। जी राजीव, क्योंकि आप हुगली में हैं इसलिए जरा सिंगूर की बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 नाम बेचाराम मन्ना TMC से इस बार हैं और सिंगूर में ममता बनर्जी के काफी करीब रहकर इन्होंने काम किया उस आंदोलन में भी। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य 88 साल के, टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में चले गए। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले लगातार 4 बार से वो विधायक यहीं से थे, सिंगूर से। लेकिन जरा ये बताइए, क्या बीजेपी के पास चेहरे का अभाव रह गया? सिंगूर में चेहरा नहीं ढूंढ पाई सिंगूर में बीजेपी कि 4 बार के TMC के विधायक जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, वो भी 88 साल के। बीजेपी में जब एज फैक्टर काफी मायने रखता है तब भी उनको इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया गया सिंगूर से। देखिए, सिंगूर में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ने TMC से आए नेताओं को टिकट दिया और मैं जिस सीट पर हूँ, बेचाराम मन्ना यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जो पीछे की सीट थे उसकी वजह ये थी कि 4 बार के यहाँ के TMC के विधायक ने ऐन वक्त पे पाला बदल के बीजेपी का दामन थाम लिया
अभी जो इस मज़ेदार बात तो यही होती है कि कई जगह आपको टीएमसी का जो पुराना नेता, आज जिस इलाके में चुनाव हो रहा है या पीछे भी बहुत सारी, हर तकरीबन 44 में से हमारे हिसाब से 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिसमें टीएमसी के नेता ही 3 महीने पहले बीजेपी में आए हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें बहुत सारे लोग बीजेपी से नाराज़ भी थे, टीएमसी से नाराज़ थे, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ये कहा जाता है कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी जो टीएमसी में पूरी नहीं हो रही थी, या उनकी टिकट कटने की संभावना थी, ऐसे में वो बीजेपी में चले गए। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग चुनाव ये पश्चिम बंगाल का कई दृष्टि से है। एक तो इस दृष्टि से है कि यहाँ पर जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनकी सोच क्या है, जो मूल बंगाल के लोग हैं उनकी सोच क्या है। दूसरा है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर विपनेश और आशा, इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल का है, वो है महिलाओं का वोट। महिलाएं किस तरफ वोट कर रही हैं, और इनके वोट बहुत साइलेंट भी है। आपको मालूम है महिलाएं ज़्यादा बात नहीं करती, ज़्यादा मुखर भी नहीं होती। कई बार आप जो बुलवाना चाहते हैं या उनको लगता है कि आप चाहते हैं ये बोलें, वो वही बोल देती हैं। तो इसलिए उनके दिल की बात आप जान नहीं पाते, खासकर चुनाव में। वैसे आम जिंदगी में भी जानना मुश्किल है, लेकिन चुनाव में और पश्चिम बंगाल में। दूसरे, हम लोगों के सामने भाषाई दिक्कत है। हम बंगाली नहीं बोल पाते, या उतनी जब आप भाषा के तौर पर भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो लोग अपने दिल की बात उस तरह से निकाल भी नहीं पाते। तो मैं जो मानता हूँ, महिलाओं का ये जो इलेक्शन है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये महिलाएं ही पश्चिम बंगाल में तय करेंगी। करीब करीब वर्गों का, करीब करीब जातियों का, करीब करीब और चीज़ों का तो निर्धारण हो गया है और बटा हुआ सामने सड़क पे दिखाई देता है। लेकिन महिलाएं, खास करके मेजॉरिटी की महिलाएं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो किधर जा रही हैं। और वही 50 से 60% ज़्यादा, 50 से 60% जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। अगर आप इसी मतदान केंद्र पर देखें, वोटरों की संख्या देखें, लाइन की संख्या देखें और महिला मतदाताओं की संख्या देखें, तो आपको यकीन हो जाएगा कि पुरुषों से ज्यादा। और एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूं कि ये जो चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जी बिल्कुल, और यही साइलेंट फैक्टर है, यही एम फैक्टर है जिसकी खूब चर्चा हो रही है और जिसका विश्लेषण भी होगा इस चुनाव के बाद, क्योंकि जीत हार जिस दिशा में होगी वो बताएगा कि आखिर ये महिलाएं कहां गई। यानी कि आशा, एम फैक्टर तय करेगा इस बार सीएम कौन बनेगा, उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। जीत हार को तय करने वाली महिलाएं होंगी। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।